चलो सही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुबश्शिर रशीद है और मॉडल साइंस कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस का आज हमारा बायोलॉजी का दूसरा लेक्चर है, जिसका टॉपिक है मेजर फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी या फिर ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। पिछले जो है वो इसमें लेक्चर में बेटा हमने स्टडी किया था कि बायोलॉजी क्या है। हमने पढ़ा था बायोलॉजी जो है वो साइंटिफिक स्टडी है ज़िंदगी की, लाइफ की, और लाइफ के बारे में हमने पढ़ा था इसको डिफ़ाइन करना एक लाइन में या लफ्ज़ में बहुत ही मुश्किल है। तो इसके लिए साइंसदानों ने कुछ करैक्टरिस्टिक्स का मजमूआ तश्कील दिया है, जिनको देखकर वो डिसाइड करते हैं कि कौन सी चीज़ जो है वो लिविंग है और कौन सी चीज़ जो है वो नॉन लिविंग, या किस में लाइफ है और किस में लाइफ नहीं है। आज हमने बायोलॉजी की ब्रांचेस पढ़नी है और इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि ब्रांचेस बनाने की ज़रूरत ही क्यों पेश आती है। बायोलॉजी जो है वो साइंस की फील्ड है और ये बहुत ही ब्रॉड फील्ड है और इसका जो नॉलेज है वो बहुत ज़्यादा है इसके अंदर, और ये नॉलेज अभी मज़ीद बढ़ता जा रहा है। अब बायोलॉजी को आसानी से पढ़ने के लिए साइंसदानों ने मुख्तलिफ जो नॉलेज है उसको ऑर्गेनाइज़ किया है मुख्तलिफ ब्रांचेस में, ताकि बायोलॉजी का मुताला आसान हो जाए और आसानी से हमें जो है वो बायोलॉजी समझ आ जाए। इसकी मिसाल हम इस तरह से ले सकते हैं, जैसे कि हम जब लाइब्रेरी में जाते हैं तो लाइब्रेरियंस ने जो बुक्स होती हैं उनको अरेंज किया होता है मुख्तलिफ जो है वो कंपार्टमेंट बनाकर। किसी हिस्से के अंदर उन्होंने इंग्लिश नावल की बुक्स होती हैं, किसी में स्टोरीज़ की बुक होंगी, किसी में साइंस की बुक होंगी, किसी में उर्दू के नावल या पोइट्री की बुक्स होंगी। तो ये करने का मकसद क्या होता है कि आसानी से हमें जो बुक चाहिए वो आसानी से हमें मिल जाए। बिल्कुल इसी तरह जो बायोलॉजी का नॉलेज है वो बहुत वसी है और आसानी से जो है वो हमें नॉलेज इसकी समझ आ जाए, उसके लिए साइंसदानों ने इसको मुख्तलिफ ब्रांचेस के अंदर डिवाइड किया है। नॉलेज भी लगातार बढ़ रहा है, ब्रांचेस भी लगातार बढ़ रही हैं, लेकिन हमारे जो बुक के रिलेटेड जो मेजर फील्ड्स हैं बायोलॉजी के, वो ये सारी फील्ड्स हैं। पहली जो ब्रांच है या फील्ड है इसकी बायोलॉजी की वो है इकोलॉजी। इकोलॉजी दो लफ्ज़ों से मिलकर बना हुआ है, इकोज और लॉजी। लॉजी का मतलब स्टडी ऑफ होता है, इको का मतलब हाउस या हाउस होल्ड जो है वो इसका मतलब होता है। अब जो हाउस है उसका लफ्ज़ी मतलब होता है वो वाली जगह जहाँ, वो वाली बिल्डिंग जहाँ पर एक जानदार रहता है, इंसान रहते हैं, या वह इसका मतलब ये भी होता है वो वाला माहौल का हिस्सा जहाँ पर एक जानदार रहता है। और माहौल जो होगा, इर्द गिर्द की जो जगह चीज़ें हैं सारी, उनसे जानदार का क्या ताल्लुक़ है, ये हम पढ़ते हैं इकोलॉजी के अंदर। तो इकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज़म्स एनवायरमेंटल रिलेशंस। व्हाट आर द रिलेशंस ऑफ ऑर्गेनिज़म्स विद देयर एनवायरनमेंट, इट इज़ कॉल्ड इकोलॉजी। नेक्स्ट जो ब्रांच है बायोलॉजी की वो है एम्ब्रियोलॉजी, और एम्ब्रियोलॉजी का लफ्ज़ी मतलब है एम्ब्रियो का मुताला। अब एम्ब्रियो जो है उसका मतलब क्या है? एम्ब्रियो असल में डेवलपमेंटल स्टेज है। जब एक जानदार बनता है, बन रहा होता है, उसके सारे ऑर्गन बन रहे होते हैं। मुकम्मल जानदार के बनने से पहले पहले जानदार जिस हालत में होता है, जिस शक्ल में होता है, वो सारा उसका एम्ब्रियो कहलाता है। मसलन एक जानदार जो है उसने बच्चे पैदा करने हैं, जो दो जानदारों ने, एक मेल है और दूसरा फीमेल। जब नए बच्चे पैदा करने हैं तो मेल के जिस्म के अंदर जो सेक्स सेल बनेगा या गैमेट बनेगा वो कहलाता है स्पर्म, और जो फीमेल हैं उनके जिस्म में प्रोड्यूस होते हैं एग। उसके बाद ये जो एग और स्पर्म आपस में मिलते हैं, स्पर्म एग को फर्टिलाइज़ करता है। तो फर्टिलाइजेशन के बाद, इन दोनों की फ्यूजन के बाद, आपस में मिलने के बाद एक ही सेल बनता है, जिस सेल को हम कहते हैं ये है ज़ाइगोट। अब ये ज़ाइगोट एक सेल है, इसने मुख्तलिफ स्टेजेस से गुज़रना है, मुख्तलिफ इसके अंदर चेंजेस आनी हैं, और उसके बाद पूरे का पूरा ऑर्गेनिज़म वो वजूद में आएगा। पूरा ऑर्गेनिज़म बनने से पहले और ज़ाइगोट के बाद जितनी भी तरह की शक्लें बनती हैं जानदार की, जितनी भी चेंजेस आती हैं, जितनी भी स्टेजेस आती हैं, उन सभी को हम कहते हैं ये क्या है? एम्ब्रियो है। और उस एम्ब्रियो का जो मुताला है वो कहलाता है एम्ब्रियोलॉजी। ज़ाइगोट से पूरा जानदार का बनना, इसको हम डेवलपमेंट भी कहते हैं, डेवलपमेंट का प्रोसेस। तो एम्ब्रियो का मुताला कह लें या फिर ये कह लें कि जानदार की डेवलपमेंट का मुताला, ये कहलाता है एम्ब्रियोलॉजी।
इसको अगर हम थोड़ा सा मज़ीद जो है वो बढ़ाकर डिफ़ाइन इसको करना चाहें तो हम कह सकते हैं इट इज़ द स्टडी ऑफ ऑल द चेंजेस विच आर अंडरगोन बाय ज़ाइगोट अनटिल इट बिकम्स होल ऑर्गेनिजम्स। ज़ाइगोट से लेकर और पूरा जानदार बनने के दरमियान में जितनी भी चेंजेस हैं, जितनी भी जो स्टेजेस हैं, उनका मुताला एम्ब्रियोलॉजी कहलाता है। तो डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है। तीसरी जो ब्रांच है वो है फिजियोलॉजी, और फिजियोलॉजी असल में फंक्शंस का मुताला है, अफ़ाल का मुताला है। तो इस ब्रांच में हम ये देखते हैं कि जानदार का कौन सा हिस्सा क्या फ़ंक्शन परफॉर्म करता है, क्या काम करता है। कान का क्या काम है फ़र्ज़ करो, मैदे का क्या काम है, आँख का क्या काम है, जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से कौन कौन से फ़ंक्शन परफॉर्म करते हैं, या पूरा जानदार का जिस्म क्या फ़ंक्शन परफॉर्म करता है, ये हम मुताला करते हैं फिजियोलॉजी में। नेक्स्ट जो ब्रांच है वो है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी, मॉर्फ और लॉजी दो लफ्ज़ों का मजमूआ है। मॉर्फ का मतलब होता है फॉर्म एंड स्ट्रक्चर, बनावट और साख्त। इसके अंदर हम पढ़ते हैं फॉर्म मतलब जो शक्ल सूरत है वो, और स्ट्रक्चर कोई भी जो जिस्म का हिस्सा या जानदार किन किन चीज़ों से आगे मिलकर बना हुआ है। मॉर्फोलॉजी आगे से दो तरह की है, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी और इंटरनल मॉर्फोलॉजी। एक्सटर्नल का लफ्ज़ी मतलब होता है बैरूनी। तो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में हम जिस्म के जो बैरूनी हिस्से हैं उनकी स्ट्रक्चर का या उनकी शक्ल सूरत का, बनावट का मुताला करते हैं। जैसे अगर हम इंसान की बात करें तो इंसान के जिस्म के बाहर एक्सटर्नल हमें नज़र आता है, नाक नज़र आता है, कान नज़र आता है, आँखें नज़र आती हैं, हाथ हैं, हमारे पाँव हैं, और पूरे जिस्म की जो वो शक्ल सूरत है। तो ये जो जिस्म के बाहर चीज़ें नज़र आती हैं उनका मुताला एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी है। और जो जिस्म के अंदर वाले ऑर्गन्स हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, उनका मुताला कहलाता है इंटरनल मॉर्फोलॉजी। और अंदरूनी आर्गन कैसे हैं, जैसे हमारे जिस्म के अंदर दिल हैं और गुर्दे हैं, हमारे जिस्म के अंदर फेफड़े हैं, इनका मुताला करेंगे तो ये कहलाएगा इंटरनल मॉर्फोलॉजी। और इंटरनल मॉर्फोलॉजी का दूसरा नाम एनाटॉमी भी है। एनाटॉमी का लफ्ज़ी मतलब होता है कट करना। तो जब हमने जिस्म के अंदरूनी हिस्सों का मुताला करना है तो जिस्म को काट कर फिर ही हम कर सकते हैं, इस वजह से नाम दिया गया है एनाटॉमी का। तो एनाटॉमी जिस्म के इंटरनल स्ट्रक्चर जो जिस्म के अंदर है, जो हमें बाहर से नज़र नहीं आते, उनका मुताला है। नेक्स्ट जो ब्रांच है वो है पैलियोंटोलॉजी। और पैलियोंटोलॉजी जो है वो असल में फोसल्स का मुताला है। पैलियोंटोलॉजी, ये पैलियो का लफ्ज़ी मतलब होता है एंशियंट और ओंटा का मतलब होता है बीइंग। जो कदीमी जो है वो चीज़ें हैं, जानदार हैं, पुराने ज़माने के जानदार जो कभी ज़मीन पर मौजूद थे लेकिन ख़त्म हो गए और मर कर चट्टानों में दफन हो गए, उनका मुताला कहलाता है पैलियोंटोलॉजी। फोसल से मुराद जानदारों के बचे कुचे हिस्से हैं, वो वाले जानदार जो पुराने ज़माने में तो ज़िंदा थे लेकिन अब ज़मीन से ख़त्म हो चुके हैं। अब हम जब चट्टानें वगैरह काटते हैं तो हमें किसी जानदार की हड्डी मिलती है, किसी जानदार का चट्टान में से कोई निशान मिल जाता है छपा हुआ। तो कोई भी निशान है, कोई भी जो है वो जिस्म का रिमेनिंग जो हिस्सा है, उनको हम कहते हैं ये फोसल्स हैं। और फोसल्स का मुताला कहलाता है पैलियोंटोलॉजी। तो इट इज़ द स्टडी ऑफ एंशियंट लाइफ, यानी कि फोसल्स। और फोसल्स क्या हैं? डेड रिमेन्स हैं ऑफ पास्ट लाइफ। पुराने ज़माने की जो ज़िंदगी के जो मुर्दा बाकियात हैं उन्हें हम फोसल्स कहते हैं। छठी जो ब्रांच है वो है हिस्टोलॉजी। और हिस्टोलॉजी से मुराद है टिश्यूज़ का मुताला, स्टडी ऑफ टिश्यूज़ या माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज़। टिश्यूज़ का माइक्रोस्कोप की मदद से मुताला हिस्टोलॉजी कहलाता है। अब टिश्यूज़ क्या हैं? टिश्यूज़ असल में सेल का ग्रुप है, एक जैसे सेल जो मिलकर एक ही काम करें, उनका जो ग्रुप होगा उसे हम टिश्यू कहते हैं। ये मैट्रिक में हम पढ़ चुके हैं कि जानदारों के मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन के लेवल्स हैं। पहले सब एटॉमिक लेवल है, फिर एटॉमिक लेवल है, फिर मॉलिक्यूलर लेवल है, फिर सेल लेवल है, और उसके बाद जो है वो टिश्यू है, फिर ऑर्गन लेवल है। सब एटॉमिक पार्टिकल मिलते हैं तो एटम बनते हैं, एटम के जुड़ने से मॉलिक्यूल बनते हैं, मॉलिक्यूल के जुड़ने से ऑर्गेनेली बनते हैं जो सेल के अंदर वाले साख्ते हैं, ऑर्गेनेली के इकट्ठे होने से सेल बनता है, और सेल के इकट्ठे मिलकर काम करने से, एक जैसे सेल के इकट्ठे काम करने से टिश्यूज़ बनते हैं। तो टिश्यूज़ आर ग्रुप्स ऑफ सिमिलर सेल्स विच परफॉर्म सिमिलर फंक्शंस। एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारी जो आँख है वो एक ऑर्गन है
और ऑर्गन हम इसको कैसे डिसाइड कर रहे हैं, ऑर्गन जिस्म के उस हिस्से को कहते हैं जो मखसूस काम करता है, स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है। तो आँख जो है इसका फंक्शन है रोशनी को डिटेक्ट करना, रोशनी जो है उसको महसूस करना। जिस्म का कोई हिस्सा ये मखसूस फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता तो हम कहते हैं कि आँख हमारा एक ऑर्गन है। लेकिन हमारी जो आँख में मुख्तलिफ़ किस्म के सेल हैं, इसमें स्क्लेरा है हमारे पास, जो है वो कॉर्निया है, रेटिना है, मुख्तलिफ इसके पास हैं। अब जो रेटिना होंगे उनके अंदर फोटो रिसेप्टर सेल हैं, वो वाले सेल जो रोशनी को महसूस करते हैं। तो जो रेटिना के जितने भी सेल्स हैं वो मिलकर काम कर रहे हैं, तो हम कहेंगे कि रेटिना जो है वो आँख का क्या है, एक टिश्यू है। तो उसका मुताला कहलाएगा हिस्टोलॉजी। इसी तरह अगर हम मैदे की मिसाल ले लें कि मैदे की आपने मिसाल पढ़ी हुई है मैटर के अंदर, कि मैदे के अंदर जो है वो ग्लैंडुलर टिश्यू भी होता है, मस्कुलर टिश्यू भी होता है। ग्लैंडुलर टिश्यू जो डाइजेस्टिव जो है वो सेक्रीशंस रिलीज़ करते हैं, गैस्ट्रिक जूस खारिज करते हैं। मस्कुलर टिश्यू है जो मसल के सेल हैं, वो मैदे की दीवारों को कॉन्टैक्ट करवाते हैं। तो टिश्यूज़ का मुताला हिस्टोलॉजी कहलाता है। अब नेक्स्ट जो ब्रांच है वो है एवोल्यूशन, और एवोल्यूशन का उर्दू में इसका मतलब है इर्तिका, और ये है इंसेस्ट्रल हिस्ट्री का मुताला। अब इर्तिका से और एवोल्यूशन से और इंसेस्ट्रल हिस्ट्री से क्या मुराद है? इर्तिका या एवोल्यूशन कहते हैं हम इस अमल को, इस प्रोसेस को, जो साइंसदानों के मुताबिक ये है कि ज़मीन के ऊपर अब जो जानदार हैं शुरू से ऐसे नहीं हैं। शुरू में पानी में एक सेल वाला जो जानदार है वो वजूद में आया था। उस एक सेल वाले जानदार से मुख्तलिफ जो है वो जानदार बने हैं तब्दीलियों से। जी बेटा, जो सातवीं ब्रांच है वो एवोल्यूशन है। एवोल्यूशन को उर्दू में इर्तिका कहते हैं और इससे मुराद है इंसेस्ट्रल हिस्ट्री का मुताला। इर्तिका या एवोल्यूशन से मुराद है कि जानदार जो ज़मीन पर अब जैसे मौजूद हैं पहले ऐसे मौजूद नहीं थे, पहले किसी और शक्ल में थे। साइंसदानों का ख्याल है कि पहले जो जानदार ज़मीन पर वजूद में आया था वो सिर्फ़ एक सेल वाला जानदार था, उसमें मुख्तलिफ़ तब्दीलियाँ आती गईं, तो अब जो लाखों करोड़ों किस्म के जानदार ज़मीन पर मौजूद हैं ये वजूद में आए हैं। तो इंसेस्ट्रल हिस्ट्री से क्या मुराद है? इंसेस्ट्रल कहते हैं अबाउजदाद को और हिस्ट्री कहते हैं उनकी तारीख को। वैसे उर्दू या इंग्लिश में जो इंसेस्टर है उससे मुराद हम इंसानों के दादा परदादा या उनके आगे से फिर जो है वो माँ बाप, ये इंसेस्टर से मुराद होती है अबाउजदाद। लेकिन बायोलॉजी के अंदर एवोल्यूशन के कॉन्सेप्ट के लिहाज से इंसेस्टर से मुराद किसी जानदार का इंसेस्टर वो जानदार होगा जिससे वो इवॉल्व हुआ है। जैसे साइंसदानों का ख्याल है कि इंसान जैसे अब है इस शक्ल में ज़मीन पर वजूद में नहीं आया, इंसान से पहले कोई जानवर था जो बंदर की तरह दिखता था या चिंपैंजी इस तरह का कोई दिखता था, उसमें मुख्तलिफ़ तब्दीलियाँ आई हैं और वही बाद में तब्दील हो गया है इंसान में। तो साइंसदानों के मुताबिक जितने भी इंसान हैं उनका इंसेस्टर वो बंदर की तरह का दिखने वाला जानदार है। तो इंसेस्ट्रल हिस्ट्री, इसमें हम पढ़ते हैं कि एक जानदार किस जानदार से इवॉल्व हुआ है, वो जानदार आगे से फिर किस जानदार से इवॉल्व हुआ है और वो जानदार आगे से फिर मज़ीद किस जानदार से इवॉल्व हुआ। इस तरह से हम पूरी लाइनेज सिलसिला बनाते हैं और इस सारा सिलसिले बनाने का इस तरीके से मुताला जो हम करते हैं वो कहलाता है एवोल्यूशन, यानी कि इर्तिका। अब आगे है जेनेटिक्स, जीन्स का मुताला। और जीन्स क्या होती हैं? जीन्स असल में विरासती मादा जिसे हम डीएनए कहते हैं उसका हिस्सा हैं। डीएनए मिलकर बना होता है न्यूक्लियोटाइड से, और जो न्यूक्लियोटाइड की जो तरतीब है वो जीन कहलाती है। वो वाली तरतीब जो मखसूस पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन के बनने को कंट्रोल करती है, और जीन प्रोटीन बनवा कर जिस्म के हिस्से जो हैं मुख्तलिफ़ खसूसियात हैं उनको कंट्रोल करते हैं। अब एक जानदार में जितनी खूबियाँ होती हैं, ज़्यादातर खूबियाँ उनको जीन्स कंट्रोल कर रही हैं। जैसे कि इंसान के अंदर, अगर किसी इंसान के अंदर लंबा कद है इंसान का, तो इसका मतलब उसके अंदर लंबा कद करवाने वाली जीन्स हैं। अगर किसी का कद छोटा रह गया तो इसका मतलब है कि छोटा कद करवाने वाली जीन। अगर किसी का रंग गोरा है तो इसका मतलब है रंग गोरा करवाने वाली उसमें जीन्स हैं जो उस मखसूस किस्म की प्रोटीन बनवाती हैं, जो प्रोटीन आगे से इफ़ेक्ट करती हैं खसूसियात के बनने को। अब जीन जो हैं वो खसूसियात के बनने को कंट्रोल करती हैं। जब कोई जानदार बच्चे पैदा करता है तो वो अपने बच्चों के अंदर डीएनए यानी कि विरासती मादा मुंतकिल करता है, जिसके ज़रिए जीन्स मुंतकिल हो जाती हैं, और जिसकी वजह से जैसे माँ बाप होते हैं उनके बच्चे भी दिखने में तकरीबन वैसे ही होते हैं। ज़्यादातर खसूसियात माँ बाप जैसे ही होती हैं।
और इस प्रोसेस को हम खसूसियात के माँ बाप से बच्चों में मुंतकिल होने के प्रोसेस को हम हेरिडिटी कहते हैं, विरासत कहते हैं। जिस तरह हम इंसानों को माँ बाप से जायदाद या दौलत वगैरह विरासत में मिलती है, इसी तरह विरासत में हमें खसूसियात भी मिलती हैं और वो खसूसियात हमें जीन्स की मदद से मिलती हैं और जीन्स का मुताला कहलाता है हेरिडिटी। तो जेनेटिक्स असल में जेनेटिक्स इज़ द स्टडी ऑफ जीन्स एंड देयर रोल इन हेरिडिटी और इनहेरिटेंस। विरासत के अंदर या हेरिडिटी के अंदर जीन का किरदार और जीन का मुताला ये हम करते हैं जेनेटिक्स के अंदर। अब नेक्स्ट हमारी जो ब्रांच है वो है जू जियोग्राफी। ये 3 लफ्ज़ों से मिलकर बना हुआ लफ्ज़ है। जू का मतलब है एनिमल्स, जानवर, जियो का मतलब ज़मीन, अर्थ, और जो ग्राफी है टू राइट अबाउट। तो हमने जू जियोग्राफी के अंदर, जू का मतलब जानवर है, जानवरों की डिस्ट्रीब्यूशन पढ़नी है ऑन अर्थ। ज़मीन पर जानवरों की डिस्ट्रीब्यूशन, तकसीम, ज़मीन के किस हिस्से में किस तरह के जानवर मौजूद हैं और किस जगह पर ज़्यादा जानवर हैं, किस जगह पर कम जानवर हैं, ये हम मुताला करते हैं जू जियोग्राफी के अंदर। वैसे ये थोड़ा सा सब ब्रांच है। मेन ब्रांच जो है वो बायोलॉजी की वो है बायो जियोग्राफी। बायो जियोग्राफी जिसके अंदर हम जानदारों का मुताला, तो जानदारों में फिर जानवर भी आ जाते हैं, पौधे भी आ जाते हैं और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी आ जाते हैं, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, पढ़ते हैं। उसके बाद जो इसके छोटी ब्रांच है वो जू जियोग्राफी है, जिसमें सिर्फ जानवरों की डिस्ट्रीब्यूशन के ज़मीन के किस हिस्से में कौन से जानवर रह रहे हैं, और फाइटो जियोग्राफी है जिसमें हम सिर्फ प्लांट की डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं। ये हमारा आम मुशाहिदा है कि हमारे इलाके के अंदर जो जानवर रह रहे हैं, जिस किस्म के जानवर रह रहे हैं, वो मरी के अंदर या ऑस्ट्रेलिया के अंदर वैसे जानवर नहीं हैं। कुछ जानवर सेम हो सकते हैं लेकिन जो ज़्यादातर जानवर दिखने में हमारे जानवरों जैसे नहीं हैं। तो ये डिपेंड करता है हैबिटेट पर, वहाँ के मौसम पर, और जिस तरह की ज़मीन होगी, जिस तरह का मौसम होगा, उसी तरह के वहाँ पर जानवर पाए जाएंगे। किसी जगह पर बहुत ज़्यादा जानवर रहते हैं, कहीं पर बहुत कम। जैसे कि जो सहरा हैं, डेजर्ट्स हैं, वहाँ पर बहुत कम जानवर रहते हैं, लेकिन जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं वहाँ पर जानवरों की बहुत ज़्यादा इकसाम पाई जाती हैं। तो स्टूडेंट, ये हमारा आज का लेक्चर था जिसमें हमने आधी जो है वो ब्रांचेज डिस्कस की हैं बायोलॉजी की। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में, जो हमारा लेक्चर नंबर 3 होगा, उसमें हम जो बाकी बचने वाली जो ब्रांचेज हैं वो हम डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।